आइए आज से हम नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है अलौह धातुएं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस का मतलब ही होता है कि जिसमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन फेरस मेटल। एक और हमारी धातु होती है फेरस मेटल, जो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। फेरस मेटल का क्या मतलब होता है? वे धातुएं जिनमें लोहे के कण पाए जाते हैं उनको बोलते हैं फेरस मेटल। तो हम देख लेते हैं अलौह धातुएं। अलौह धातुओं का मतलब वही होगा जो अभी हमको आपको बताए। नॉन फेरस मेटल मतलब जिनमें लोहे के कण नहीं पाए जाएंगे वे धातुएं हमारी कहलाएंगी नॉन फेरस मेटल। परिचय समझ लेते हैं इसका थोड़ा सा। वे धातुएं जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है अलौह धातुएं कहलाती हैं। जैसे आपके तांबा हो गया, टिन हो गया, सीसा हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी धातु होती हैं जिसमें आपके लोहे के कण विद्यमान नहीं रहते। अलौह धातुएं काफ़ी मुलायम होती हैं और मुलायम होने के साथ साथ इनमें नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इन धातुओं में जंग लगने की कोई भी संभावना नहीं होती तथा इन धातुओं को ग्राइंडिंग करने पर, घिसने पर किसी भी प्रकार की चिनगारी नहीं उत्पन्न होती। अर्थात इनको जब भी हम किसी भी ग्राइंडिंग व्हील के साथ संपर्क में लाएंगे, ग्राइंडिंग करेंगे तो मुलायम होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार की चिनगारी नहीं निकलेगी। यदि वहीं पे हम लौह धातु को प्रयोग में लाएं, अर्थात लौह धातु को हम ग्राइंडिंग करें तो उसमें प्रत्येक लौह धातु में चिनगारी निकलेगी और जो आपकी अलौह धातु होंगी उसमें किसी भी प्रकार की चिनगारी नहीं निकलेगी। तो पहला नंबर आता है हमारा तांबा। अब तांबा का परिचय देख लेते हैं कि तांबा क्या होता है। तो आइए देखते हैं तांबा का। तांबा एक प्रकार का गुलाबी लाल रंग की भारी धातु होती है। तांबा एक प्रकार की लाल रंग की गुलाबी धातु होती है। कहीं कहीं पे आपको गुलाबी लाल रंग मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको लाल रंग मिलेगा, इसीलिए हम दोनों चीज़ को रखे हैं। तो तांबा एक प्रकार की लाल गुलाबी रंग की भारी धातु होती है। इसे इसके विशेष रंग द्वारा इसे पहचाना जाता है और इसको कॉपर कलर के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पे आपको पूछ लिया जाता है कि कॉपर कलर के नाम से किस धातु को जाना जाता है, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कॉपर कलर के नाम से आपको तांबा भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आता है यह पायराइट तथा मैलेकाइट नामक अयस्क से आपका तांबा निकलता है, जिसमें पायराइट में तांबा 32% होता है तथा मैलेकाइट में तांबा आपका 55% होता है। इसके बाद आता है आपका तांबे के गुण। तो तांबे के गुण हम देख लेते हैं। तांबे के गुण में आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि तांबे का गलनांक ऐसा है जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि तांबा जिसका गलनांक लगभग 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर इसके बाद आता है यह धातु भारी होती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, तथा इसका आपेक्षिक घनत्व आपका 9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। फिर नेक्स्ट, यह धातु ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है। इसमें ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होने के कारण
सबसे ज़्यादा मात्रा में तांबे का ही उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा कि जब भी आपका मोटर, कूलर, कुछ भी इत्यादि चीज़ें ख़राब होती हैं तो आपसे दुकानदार यही पूछता है कि आपको बाइंडिंग किसकी करवानी है। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है आपका तांबे का। क्यों? क्योंकि तांबा एक ऐसा आपका अलौह धातु है जिसमें ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। इसके बाद आता है हमारा, इस धातु की तन्यता तथा आघातवर्धनीयता बहुत अच्छी मानी जाती है। अब हम समझ लेते हैं कि हमारी ये तन्यता और आघातवर्धनीयता ये दो नए शब्द आए हैं। तन्यता क्या होती है, आघातवर्धनीयता का क्या होती है? तो पहले तन्यता समझ लेते हैं। तन्यता का मतलब होता है कि ऐसी धातु जिसे हम खींचकर तार के रूप में बना सकें उसको हम बोलते हैं तन्यता। इंग्लिश में बोलते हैं इसे डक्टिलिटी। और आघातवर्धनीयता को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का क्या मतलब हुआ? जब भाई हम किसी भी धातु को ठोकेंगे, पीटेंगे तो वो फैल के चादर के रूप में हो जाती है, इसे बोलते हैं हम आघातवर्धनीयता। फिर नेक्स्ट गुण आता है हमारा, इसकी तनन सामर्थ्य 4.5 टन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, तांबे की आंतरिक संरचना प्रायः दानेदार होती है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे यदि हम किसी भी लकड़ी को काट के देखें तो लकड़ी के बीचों बीच का हिस्सा हल्का सा लाल या पीला टाइप में दिखाई देगा और उसके चारों तरफ का हिस्सा हमारा गोलाकार रहता है, लेकिन जो बीचों बीच का हिस्सा होगा वो ज़्यादा रेड रहेगा। वैसे ही आपका तांबे का होता है कि यदि तांबे की आंतरिक संरचना को काट के देखा जाए तो जो उसका अंदर का दिखेगा वो आपका दानेदार दिखेगा, परंतु फोर्ज तथा रोल किए जाने पर इसकी संरचना रेशेदार हो जाती है। यदि हम तांबे को फोर्ज करें, गरम करके फोर्ज करें और उसे घुमाकर रोल करें तो उसकी संरचना में परिवर्तन होता है और उसकी संरचना आपकी रेशेदार हो जाती है। इसके बाद आता है आपका कि तांबा एक ऐसा है जिसमें जंग का प्रतिरोधी गुण उपलब्ध होता है, अर्थात जंग तांबे में नहीं लगती। इसके बाद आता है हमारा तांबे का उपयोग। तो तांबे के उपयोग में हम देख लेते हैं, पहला नंबर, तांबे का मुख्य उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह हेतु कंडक्टर बनाने में। फिर दूसरा नंबर आता है हमारा, बिजली के स्विचों के टर्मिनल तथा बर्तन एवं पाइप बनाने में किया जाता है। आप देखते होंगे कि तांबे के बर्तन भी बनते हैं और तांबे के छोटे छोटे पाइप या ट्यूब भी बनते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह जिंक के साथ मिलकर पीतल तथा टिन के साथ मिलकर ब्रोंज बनता है, अर्थात अलौह धातुएं हमारी अलाय धातु का भी निर्माण करती हैं। अलाय धातु किसे बोलेंगे? जैसे हम दो या दो से अधिक अलौह धातुओं को मिलाने पर हमारी अलाय धातु बनती है। जहाँ पे दो या दो से अधिक धातु मिल जाएंगी वहाँ पे जो नई धातु हमारी बनेंगी उसे बोलते हैं हम अलाय धातु। और पीतल और आपकी ब्रोंज, ये दो ऐसी धातुएं होती हैं जो एलाय धातु होती हैं, जिसमें पीतल में जिंक और तांबा का मिश्रण होता है, ब्रोंज में टिन और तांबे का मिश्रण होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पीतल और ब्रोंज दोनों हमारी अलाय धातुएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर देखते हैं, मिश्र धातु के रूप में सोने के आभूषण
बनाने में भी तांबे का बहुत उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है कि तांबे को कैसे शुद्ध किया जाता है, किस विधि से शुद्ध किया जाता है, थोड़ा सा हम उसके बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं। तो तांबा, जैसे हम आपको बताएं कि पायराइट तथा मैलेकाइट नामक अयस्क से निकाला जाता है। तांबे को मैलेकाइट तथा पायराइट से निकालने के बाद उसमें सल्फर जैसी अशुद्धियाँ होती हैं, जिसे साफ़ करने के लिए सबसे पहले तांबे को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में अलग कर पीस लिया जाता है। पीसने के बाद उसे पानी की सहायता से धोया जाता है और धोने के बाद उसे परावर्तनीय भट्ठी में डालकर गर्म किया जाता है, जिससे स्लैग के रूप में अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं तथा तांबा हमारा नीचे शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा एल्युमिनियम। तो आइए एल्युमिनियम को हम समझ लेते हैं। तो एल्युमिनियम का पहले परिचय देख लेते हैं। एल्युमिनियम यह एक सफ़ेद या सफ़ेद ग्रे, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, सफ़ेद या सफ़ेद ग्रे कलर की हल्की धातु होती है। वह मुलायम धातु होती है। इसका मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है। इससे एल्युमिनियम ऑक्साइड को अलग करने पर एल्यूमिना नामक पदार्थ प्राप्त होता है। इस एल्यूमिना को इलेक्ट्रोलाइटिक से शुद्ध किया जाता है, अर्थात जिस प्रोसेस के द्वारा हम एल्यूमिनियम को अलग करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक विधि। इलेक्ट्रोलाइटिक विधि से हम शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं और एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए जिस अयस्क से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है उस अयस्क को हम बोलते हैं बॉक्साइट। और आपको ये पता होगा कि एल्यूमिनियम हमारी सबसे हल्की धातु होती है। यह भी जंग प्रतिरोधी होती है। इसके बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम के गुण। तो एल्यूमिनियम के गुण हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा, यह है ताप तथा विद्युत का अच्छा चालक या सुचालक माना जाता है। लेकिन आपको पता है कि सबसे अच्छा चालक आपका तांबा होता है। तो तांबे के बाद हमारा सबसे अच्छा चालक माना जाता है एल्यूमिनियम, जो बिजली के तार इत्यादि बनाने के काम आता है। इसके बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम का गलनांक काफ़ी कम होता है तांबे के मुकाबले, जिसका गलनांक होता है 660.3 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, यह काफ़ी हल्की धातु होती है जिसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह मुलायम तथा तन्य व आघात वर्धनीय धातु होती है। मुलायम आपको पता ही है कि मुलायम होने की वजह से इसमें चिंगारी वगैरह नहीं उत्पन्न होती। तन्य आपको बता दिए हैं कि तन्यता का गुण क्या होता है, जिसे हम ठोक पीट कर तार के रूप में प्राप्त करते हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब जिसे हम ठोक पीट कर चादर के रूप में बदल सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, 150 डिग्री सेल्सियस पर अधिक तापक्रम पर ये धातुएं भंगुर हो जाती हैं। ये आपका एक अच्छा पॉइंट है कि जितनी भी हमारी अलाव धातुएं होंगी, यदि उनको ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए तो वह भंगुर हो जाती हैं। जैसे कि टिन हमारी एक ऐसी धातु होती है, जिंक ऐसी धातु होती है जिन्हें हम
200 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म कर दें तो वह भंगुर होने के साथ साथ पाउडर के रूप में भी परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए हमें इन्हें गर्म करते समय इनके तापमान को ध्यान में रख के गर्म करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इस पर वातावरण का कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।